वही लोग इंडिया से ना मेड बुला लेते हैं, ठीक है, हाउस सर्वेंट्स हो गए, मेड्स हो गई, वो आती थी तो $4 देते थे पर घंटे का। ऑन द स्पॉट वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं वो। डॉजी डॉक्यूमेंट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट ही नकली है। इतनी सारी लिस्ट होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये क्या होती है लिस्ट? ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद सोशल मीडिया को बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए, अपना लिंक्डइन, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर किसी का स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो गया तो वो रह सकता है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप कितने टाइम में मिलती है? और जैसे बच्चा यहाँ पर बॉर्न होता है 10 साल रह जाता है, वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है उसके पेरेंट्स। ऑस्ट्रेलिया की पीआर बहुत ज़्यादा हार्ड है। वेरी गुड, हाय क्या चैनल तुषार, वी आर मीटिंग गगन पाजी आफ्टर सो मेनी डेज। कैसे हो बाजी? बस बढ़िया बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं FAQ, ठीक है, रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। विल बी शेयरिंग द रियलिटी ऑफ माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेशन चल रहा है ना आजकल, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग, कॉमन क्वेश्चंस जो मोस्टली सर्च होते हैं इंटरनेट पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए चैनल में नहीं चला, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है बाजी, हाउ डू आई अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया? इसके तो बड़े सारे आंसर हैं, डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। अगर स्किल्ड हो तो स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू आओगे। अगर तुम यहाँ पर तुम्हारा पार्टनर है तो पार्टनर वीजा के थ्रू आओगे। अगर तुम्हारे पास एम्प्लॉयर है जो तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है और तुम उस लेवल पर हो कि तुम्हारे स्किल असेस हो रखे हैं, एक्सपीरियंस सफिशिएंट है, जो कि जनरली 3 साल से ऊपर एक्सपीरियंस मांगते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू भी तुम डायरेक्ट परमानेंट वीजा पर आ सकते हो। सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे है कौन सा है, वो स्टूडेंट वीजा या फिर डायरेक्ट? अगर बाहर से आ रहे हो डायरेक्ट पीआर पे आ रहे हो तब तो स्किल सबसे कॉमन वे है, क्योंकि तुम अपने स्किल असेस कराते हो, असेसमेंट के बाद यूआई डालते हो, आरओआई डालते हो, फिर नॉमिनेट होते हो, उसके बाद आते हो। सो नंबर 1 तो वही है, या फिर पार्टनर वीजा बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ में से जिनकी शादी ओवरसीज होती है वो फिर अपने पार्टनर को लेके आते हैं, दैट वुड बी द सेकंड वन। एम्प्लॉयर वाले भी हैं, पर जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयर ना पहले वर्क परमिट बुलाता है, पहले काम करके देखते हैं कि काम ठीक है नहीं है, उसके बाद 186 डालते हैं ज्यादातर सिनेरियो में। पर ऑफ कोर्स 186 डायरेक्ट पीआर डालने की ऑप्शन होती है। तो अगर आपको एम्प्लॉयर नॉमिनेट कर रहा है तो और तुम्हारा 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल असेसमेंट है और 6 सीट भी है, तो एम्प्लॉयर से बोलो कि भाई डायरेक्ट पीआर डाल दे, बेटर हो जाएगा। नहीं तो वर्क परमिट के थ्रू तो आ ही सकते हो। इसका कोई एग्जांपल समझा सकते हो? शेफ का एक एग्जांपल ले लो। अगर मान लो आपके पास रेस्टोरेंट है और आप किसी को ओवरसीज से बुला रहे हो, तो जनरल सिनेरियो में बंदा उसको वर्क परमिट बुलाता है कि ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके लिए काम करता है और वर्क परमिट। पर अगर बंदे के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल प्लस का, और उसका स्किल असेसमेंट हो रखी है उसकी, तो फिर वो बंदा जो एम्प्लॉयर है वो उसको डायरेक्ट पीआर पर भी बुला सकता है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया आएगा डायरेक्ट 186 के अंदर पीआर पे। और अगर हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं तो इतनी सारी लिस्ट होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये क्या होती है लिस्ट? क्या चल रहा है? लिस्ट तो बड़ी सारी होगी, उन्होंने सीसॉल भी निकाल दिया है। तो अभी अब क्या हो गया है, जैसे पहले शॉर्ट टर्म होती थी, लॉन्ग टर्म होती थी, आरओएल होती थी, अब वो तो अभी भी चल रही हैं। जो 491190 है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है, मीडियम और लॉन्ग टर्म। और जो 189 है वो सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए है। प्लस आरओएल है 494 के लिए, उसकी पूरी ऑक्यूपेशन लिस्ट है। अब सीसॉल की होगी, जो भी एम्प्लॉयर है, वर्क परमिट है, 482 है या 186 है, उसके लिए वो सीसॉल चलती है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला सिस्टम कोर स्किल लिस्ट हो गई है, तो अब सारे उससे डलते हैं। उससे फायदा क्या हो गया है? फायदा ये हो गया कि जो ऑक्यूपेशन पहले शॉर्ट टर्म लिस्ट में थे वो ना डायरेक्ट पीआर नहीं डाल सकते थे 186, उनको पहले वर्क परमिट पे रहना पड़ता था, 2 साल काम करना पड़ता था, फिर पीआर होता था। अब क्या हो गया, सीसॉल आने की वजह से उन्होंने सेम ऑक्यूपेशंस को दोनों में डाल दिया है 186 के अंदर भी। एक जो मेन एग्जांपल है उसका ऑफिस मैनेजर हो गया, रिटेल मैनेजर हो गया, ये ऑक्यूपेशंस काफी देर से बाहर थी। अब उन्होंने ऑफिस मैनेजर, रिटेल मैनेजर, इस तरह के और भी ऑक्यूपेशंस हैं जो डायरेक्ट 186 डाल सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस, स्किल असेसमेंट, एम्प्लॉयर के बाद वो डायरेक्ट 186 डाल सकते हैं। ये ऐसी ऑक्यूपेशन जो पहले पीआर की लिस्ट में नहीं थी, बड़ी देर के बाद ही आई हैं। इजी वे में समझा दो इसको। इजी वे में ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर आए हो तो आपको स्टूडेंट वीजा के बाद कोई ना कोई पाथवे ढूंढना पड़ेगा पीआर का। तो आप स्किल ढूंढोगे या एम्प्लॉयर ढूंढोगे, उसके थ्रू आप पीआर होगे। अगर आप मान लो ओवरसीज से आ रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस ही है, जैसे मान लो आप 10 साल से शेफ हो पर आपके पास ऑफिशियल पढ़ाई नहीं है, पर आपका स्किल असेसमेंट भी है, आपके पास 6 सीट भी हैं, और आप 186 पीआर डायरेक्ट डाल सकते हो, उसके लिए आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से जो लिस्ट है हमारे को लोड पड़ती है अगर हम स्टूडेंट के बाद कर रहे हैं, या हम स्किल्ड माइग्रेशन ले रहे हैं ओवरसीज से, या हम डायरेक्ट एम्प्लॉयर वीजा ले रहे हैं ओवरसीज से। तो लिस्ट की लोड पड़ती रहती है ऑन एंड ऑफ। और एम्प्लॉयर वीजा मिलना आसान होता है? मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर पाला ही उनके साथ पड़ता है जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पर हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। पर हाँ, ये ज़्यादातर देखा गया है कि अगर बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है या जो स्टाफ है ऑस्ट्रेलिया में ही है, उसको एम्प्लॉयर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर काम करके दिखा चुका होता है। ओवरसीज से चांसेस कम होते हैं। पर जो ज़्यादातर हम देखते हैं आईटी सेक्शन या इन सारे सेक्शन के अंदर ओवरसीज से लोग लेकर आते हैं स्टाफ को। पर बाकी ट्रेड्स वगैरह में ज़्यादातर ऑन शोर से भी एम्प्लॉयर मिलना ज़्यादा आसान होता है ओवरसीज के मुकाबले। पर बड़े सारे क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्ट ओवरसीज से इंटरव्यू दे के और वो सब कुछ एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर
क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं फोन में देखूंगा क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर अ वीजा टू बी रिजेक्टेड। कोई भी वीजा लगा लो कि रिजेक्ट क्यों होता है। अगेन वीज़ा की टाइप के ऊपर है। अब जनरली टूरिस्ट वीज़ा को अगर देखें तो जेन्युइन उनको लगता है कि बंदा वापस नहीं जाएगा, या इंडिया में उसके पास फंड्स नहीं है, पहले कभी इस कंट्री ट्रैवल नहीं करा हुआ, या उसने कोई डॉजी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, रिफ्यूज़ल होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर अगेन फंड्स नहीं है जिसके, या रेगुलर इनकम नहीं है, एडमिशन जहाँ पर कराई है वो कॉलेज जो है वहाँ पर बड़े रिफ्यूज़ल आ रहे हैं तो भी रिफ्यूज़ल रेट के चांसेस हो जाते हैं। पार्टनर वीज़ा है तो अगर आपका रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर पा रहे कि जेन्युइन है, या थोड़ा बहुत प्रूव कर पा रहे हो कि जी हम मिले हैं, 2 बार मिले हैं, हमारा पार्टनर वीज़ा है, हमने सिर्फ शादी करी है और कुछ प्रूफ नहीं है, इकट्ठे घूमने नहीं गए, कोई फाइनेंशियल कभी पैसे शेयर नहीं करे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है जिसमें कोई कॉमन ग्राउंड्स हैं, कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं है, पार्टनर वीज़ा उस पर हो जाता है। स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर अगेन अगर आप अपना एक्सपीरियंस ही नहीं प्रूव कर पा रहे हो कितनी देर का है तो है ना, और काफ़ी बड़ी डॉजी डॉक्यूमेंट्स का तो खैर हर वीज़ा में रहता है। अगर कोई डॉजी डॉक्यूमेंट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट ही नकली है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी गलत भरी है वो भी सेम कैटेगरी के अंदर आता है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह से एम्प्लॉयर के केस में भी एक्सपीरियंस प्रूव करने में दिक्कत आ रही है, या डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, रिज्यूमे गलत है, ये सब चीज़ों पे रिफ्यूजल आती है, पकड़े जाते हैं भाई, फिर वारदात काफी लोगों का तो एंट्री कार्ड जो होता है, लोग एंट्री कार्ड नहीं भरते जब एयरपोर्ट पे, हाँ। वो भर के आ रहे होते हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, वो बड़े ध्यान से भरना चाहिए। जो येलो कलर का कार्ड आता है मैं लगा दूंगा यहाँ पे, देख लेना। सोशल मीडिया को बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए, अपना लिंक्डइन, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, मेक श्योर आपके वीजा के साथ सिंक होता हो। ये ना हो कि आप बोल रहे हो कि मेरी तो कभी शादी नहीं हुई, मैं तो सिंगल रेडी टू मिंगल हूँ, और वहाँ पर आप पार्टनर वीजा डाला हुआ है। पार्टनर वीजा में तो रेगुलरली चेक होता है, स्किल्ड और एम्प्लॉयर वीजा में लिंक्डइन काफी बारी चेक होता है, सोशल मीडिया काफी बारी चेक होता है। एक वो भी तो होता है कि अगर आपके फोन में पोर्नोग्राफी है तो पकड़ लेते हैं गलती से, तो फिर दिक्कत है, वो क्या? हाँ, क्योंकि ये काफी सालों से भी, कुछ सालों से हो गया कि एयरपोर्ट पे जब वो आते हैं ना, देव गॉट द राइट कि आपको बोलेंगे कि अपना पासवर्ड डाल दो, फोन उसके बाद आप फोन में पासवर्ड डालते हो, और अगर फोन के अंदर कोई फोटोग्राफी है, कोई प्रोस्टिट्यूशन है, कोई टेररिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सारी चीजें अगर उनको मिलती हैं ऑन द स्पॉट वीजा कैंसिल कर सकते हैं वो। हमारे क्लाइंट के साथ हुआ भी था, वो जैसे आप यूट्यूब में हो वैसे ही वो सिंगर था, तो वो अपने गानों को प्रमोट करने के लिए बड़े सारे ग्रुप्स में था, और वो ग्रुप्स के अंदर लोग क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे नहीं पता, उसके हिसाब से वो ये बोलता है कि मैंने तो कभी ऐसे ऐसे ग्रुप्स में गाने भेजता था, पर मैं देखता नहीं था वहाँ पे एक्चुअल में लोग कर क्या रहे हैं, और वहाँ पे व्हाट्सएप पे लोग फोटोग्राफी शेयर कर रहे थे, ये वो कर रहे थे। तो एयरपोर्ट पे उसका फोन खुलवाया तो वो पर चांसेस कितने होते हैं कि 100 बच्चों में से कितने में खुलता है फोन? नहीं, ऐसे तो हमारे पास केस आते हैं, पर ऐसे नहीं आते कि हर रोज किसी का फोन आ रहा है कि हम पकड़े गए। शक हुआ किसी पे तो? पर हाँ, मेरे हिसाब से 1000 में से एक का शायद, जैसे किसी पे शक होगा कि ओवरवर्क कर रहा है कोई, तो चलो उसका फोन भी चेक कर लेते हैं। नहीं, शक का ना ओवरवर्क का भी नहीं है, मतलब ऐसे जैसे टूरिस्ट पे तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि जब एयरपोर्ट पूछा भी तो क्यों आ रहा है, उसका आंसर मैच नहीं लग रहे या रेलेवेंट नहीं लग रहे तो क्यों आ लिया, या फिर स्टूडेंट केस के अंदर कई बार उनके टैक्सी खुला तो उसमें डॉक्यूमेंट मिल गए, रेलेवेंट नहीं है, मतलब इस तरह से कोई सेट रूल नहीं है, या उन्होंने सेट कोई रूल एडवर्टाइज नहीं किया हुआ जो हम ग्रैस्प कर सकें। पर ऐसे मेरा 62 ईयर्स के क्लाइंट थे, उनके फ़ोन भी खुलवा लिए थे, पर वो तो इवन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन का भी खुल जाता है, ऐसा नहीं है कि ओवरसीज बंदों का है। हाँ, वो कहते हैं कि ऑनलाइन देख लो। हाँ, कोई भी बंदा जो ऑस्ट्रेलिया से आ या जा रहा है वो कोई चीज़ ऐसी, क्योंकि इसको डिजिटल इंपोर्ट बोलते हैं कि तुम डिजिटल चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, अच्छा, तो कोई भी चीज़ जो अनलॉफुल ऑस्ट्रेलिया में उसको इंपोर्ट नहीं करना होता। तो ऐसे कई हैं हमारे, कई जिनके फोन खुलवाए हैं, जिनको आगे इश्यूज भी हुए हैं, वीजा कैंसिलेशन हुए हैं। फोन के साथ साथ टैक्सी के अंदर भी, अगर तुम्हारे बैग के अंदर भी कुछ ऐसा चीज़ है जो नहीं है, उसके ऊपर भी वीजा कैंसिलेशन हो सकता है। गलत पदार्थ नहीं कर सकते यहाँ पे डिस्कस उसके बारे में, बट समझने वाले समझ जाएंगे, बट हाँ सेफ, चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी का स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो गया तो वो रह सकता है ऑस्ट्रेलिया में? मान लो कि उसने कोई और वीजा नहीं डाला। नहीं, स्टूडेंट छोड़ो, कोई भी वीजा एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट का मतलब है ना कि वो एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब उसके बाद ऑफ कोर्स तुम वो 12 बजे के बाद तुम अनलॉफुल हो, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में रुक गए तो तुम अनलॉफुल हो, वो लास्ट डेट तुम्हारे को मिली है, तब तक अपना कोई और रास्ता ढूंढ लो। तो काफी वीजा पे उन्होंने कंडीशन लगाई होती है, नो फर्दर स्टे, मतलब कि आप आगे कुछ नहीं बढ़ा सकते, तो आखिरी दिन तक वेट नहीं करते, आपको पता है कि आप उसके बाद वीजा नहीं उड़ा सकते, टाइम पर निकल जाओ। ये अगर कोई रुकता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके? कोई रुकता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? अगले दिन तो इलीगल हो जाएगा ना, अनलॉफुल हो जाएगा। तो जैसे ही अनलॉफुल हो गया उसके बाद वो बाय चांस कोई वीजा अप्लाई कर भी देता है तो ब्रिजिंग द सी मिलता है, और उसके बाद अकाउंट डिटेल्स ट्रांजैक्शन करता है, पकड़ लेते हैं वैसे करके कुछ ना कुछ। जैसे यूके की वीडियोस देखी हमने, वो जाते हैं रेड मारने के लिए। रेड तो यहाँ पर भी हो जाती है, हाँ हो जाती है, पर मतलब अगर बंदा अनलॉफुल हो गया तो एक तो है कि बंदा गलती से हो गया। अब जैसे किसी के पेरेंट्स थे, खासकर टूरिस्ट वीजा में क्या होता है, जब आप एंटर करते हो उसके बाद 3 महीने का वीजा मिलता है ना, तो तुमने कोई और कैलकुलेशन करी जी, मम्मी 5 को आई थी, मम्मी 4 को आ गए थे, तो 5 की टिकट करा दी, तो वो चले भी गए,
पर उनको बाद में पता चला कि जब वो गए थे तो एयरपोर्ट में उनको बताया कि तुम तो अनलॉफुल हो गए, तुम्हारा तो वीज़ा कल एक्सपायर हो गया था। हाँ तो टूरिस्ट पे ये प्रॉब्लम आ जाती है जब बंदा ना चाहते हुए या गलत कैलकुलेशन की वजह से, बाकी में तो उन पे डिटेल डेट लिखी होती है कि वीज़ा कब एक्सपायर है। टूरिस्ट वीज़ा पे एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर का वीज़ा मिला है, तो उस पर कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। या फिर वही बात है, अब हमारा कोई क्लाइंट था, बर्मा से था, पता नहीं कहाँ से था, वहाँ पर कोई बम फट गया, शी वाज सो स्कैर्ड, उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे तो फ़ोन कनेक्शन नहीं हुए, उसका वीज़ा एक्सपायरी था, वो भूल ही गई कि उसका वीज़ा एक्सपायर है। शी वाज कॉमन टू बिजी कि पेरेंट्स को लोकेट करने के लिए वो, पर वो ठीक निकले। फिर उसके बाद जब वो हमारे पास आई फिर हमने उसका वीज़ा डाला उसको अगेन हो गया शॉर्ट, क्योंकि कॉमन अच्छा रीजन होना चाहिए आप लोग के पास। पर रीजन मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा आगे दे ही देंगे, अनलॉफुल होने को काफ़ी स्ट्रिक्टली लेते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ईजी है कि कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे हफ्ते बाद, सोच लेंगे क्या करना है, क्यों ही करना ना। अगर तुम्हारे को याद है तो एटलीस्ट भाई चाहे आखिरी दिन हमारे पास आ जाओ, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, पर एटलीस्ट टाइम पर आ जाओ कि हम कुछ ना कुछ डाल सकें। और कुछ नहीं तो बंदा आगे टूरिस्ट वीज़ा डाल देता है, बाई चांस वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कोई वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, हमने टूरिस्ट वीज़ा डाल दिया। अगर मान लो एंड मोमेंट पे आए हो, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा, तो टूरिस्ट डाल के एटलीस्ट उनको बोल तो दो ना कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को 2 हफ्ते दे दो, 4 हफ्ते दे दो, मैं समेट के निकल जाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है होलिस्टिक मैरिज सॉल्यूशंस का, आप लोग फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और आ भी सकते हो। डायरेक्टली आ सकते हैं लोग, ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट लेके आए आ तो सकते हैं, पर वही होता है कि बाई चांस कोई क्लाइंट अपॉइंटमेंट है तो उनको वेट करनी पड़ सकती है। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ऑफिस में नहीं है तो फिर है ना, वो 2 घंटे 4 घंटे में करनी है एग्जाम्पल। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, हमारे ऑफिस टाइम में कोई ना कोई अवेलेबल होता है उसके लिए, पर एडवाइस देने के लिए तो माइग्रेशन एजेंट ही चाहिए ना, बाकी स्टाफ एडवाइस नहीं दे सकता। तो फिर उसके लिए वेट टाइम क्यों ही खोटी करना ना, तो बेटर है अगर घर से निकल भी गए हो इधर आने के लिए तब भी एटलीस्ट फोन कर दो, हम ये तो बता सकें कोई है कि नहीं है, क्या तुम्हारी क्वेरी कितनी देर में आंसर होगी। अगला एक कॉमन क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप कितने टाइम में मिलती है? सिटीजनशिप का तो सिंपल फंडा है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में लॉफुली रहे हुए हो, 2 कंडीशन है, दोनों मीट करनी है। एक है 4 साल का ऑस्ट्रेलिया का स्टे, कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जैसे स्टूडेंट वीजा पर आए हो और लीगली 4 साल रहे हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, पर पीआर के 1 साल बाद। तो कहने का मतलब एग्जांपल ऐसा है कि जैसे मान लो आप स्टूडेंट वीजा पे 10 साल रहे हो, एग्जांपल 10 साल ऐसे नहीं कोई रहता, चलो 10 साल रहे हो, उसके बाद आपकी पीआर आई है तो आपको 11 साल में पीआर मिलेगी, क्योंकि 10 साल आपने निकाल दिए, क्योंकि 4 साल तो उनको चाहिए बिना बिना पीआर के। मतलब 4 साल स्टे चाहिए, सही हो गया। और अगर मान लो कोई बंदा डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज से ऑस्ट्रेलिया में पीआर पे आया तो उसको 4 साल लगेंगे। और कोई भी मतलब बेसिकली 4 साल रहना है यहाँ, मतलब 4 साल तो लगने ही लगने हैं, 4 साल लगने ही लगने हैं। 3 साल बिना पीआर के, 1 साल आफ्टर पीआर। अगर हम क्विकेस्ट रास्ता ढूंढे तो 3 साल बिना पीआर के किसी वीजा पर रहे और पीआर आते ही 1 साल के बाद सिटीजनशिप डाल दी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और सिटीजनशिप में 4 साल की कंडीशन है, और कुछ है उसमें? हाँ, ये तो हम उनके लिए बात करते हैं यहाँ पर किसी और वीजा पर आके सिटीजनशिप ले रहे हैं, पर जैसे बच्चा यहाँ पर बॉर्न होता है 10 साल रह जाता है, वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है उसके पेरेंट्स का, बाई चांस अगर वीजा नहीं भी आया तो। या फिर जो ऑस्ट्रेलियन पीआर के बच्चे होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं तो सिटीजन होते हैं, अगर ओवरसीज पैदा होते हैं तो फिर पीआर होते हैं। मतलब कोई एक पेरेंट भी अगर सिटीजन है तो पेरेंट्स के थ्रू भी सिटीजनशिप हो जाती है, मतलब यहाँ पैदा होने से सिटीजनशिप हो जाती है, यहाँ पर रहने से पीआर लेने से भी सिटीजनशिप हो जाती है। तो कई रास्ते हैं सिटीजनशिप के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट सिटीज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, और आपने जैसे केसेस संभाले। मुझे तो मेलबर्न ही बेस्ट लगता है, पर अगेन फ्रॉम पीआर पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है। पर हाँ, ऑफ कोर्स अगर बंदा रीजनल में पढ़ता है और रीजनल में काम करता है तो रीजनल वाले काफ़ी बारी 491 190 भी ऑप्शन ज़्यादा आ जाती हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ वाली साइड या टस्मानिया वगैरह जाते हैं। डिपेंड्स कि आपका क्या करियर गोल है। जैसे मैं तो हमेशा क्लाइंट को बोलता हूँ, अगर आपकी जॉब लग रही है अपनी फील्ड के अंदर, फिर फर्क नहीं पड़ता तो आप कहाँ पर हो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ खड़ा है, आप एम्प्लॉयर वीज़ा डाल सकते हो, तो मेट्रो, रीजनल, यहाँ वहाँ, लेफ्ट राइट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर हम जो वीज़ा सब क्लास डालते हैं वो वैसे ही नेशनल होती हैं, उनका स्टेट में कोई लेना देना नहीं होता। पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं रीजनल के, पॉइंट्स पढ़ने के एक्स्ट्रा मिलते हैं और रहने से 491 की ऑप्शन बढ़ जाती हैं। और एक बार पीआर आ जाए वहाँ की सिटी, कहीं भी फिर मूव हो जाओ? नहीं, अलग अलग कंडीशन है। 491 के अंदर आपको 3 साल रीजनल रहना पड़ता है, 190 के अंदर भी आपको 2 साल स्टेट में रहना पड़ता है जिस स्टेट में आपका वीज़ा है। तो 491 जब से इन्होंने चेंज किया उसके अंदर क्या है कि आपका एक बार वीज़ा आ जाए उसके बाद आप स्टेट मूव कर सकते हो, पर रहना रीजनल में ही है। उसके बाद सेम स्टेट में रहने का रूल नहीं है, पर 190 में सेम स्टेट में रहना का रूल है, पर 189 में तो जहाँ मर्जी रहो। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये मिथ है या फिर? नहीं यार, हार्ड नहीं, हार्ड क्या बोलूँगा, डिपेंड करता है आपके स्किल्स कितने हैं। ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस कम है, ये सारे हैं, तो फिर हार्ड है। जैसे मेरे को कितने लोग ऐसे मिलते हैं, यार हमारे नैनी का वीज़ा लगवा दो, घर में हेल्प के लिए वीज़ा लगवा दो, ये सारे हाउस हेल्प के लिए भी। हाँ, कनाडा वगैरह में तो लोग जैसे केयर वीज़ा, किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है, वो सारे वीज़ा भी लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, पर हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप स्किल्ड हो, क्वालिफाइड हो
तो आपके वीज़ा में इतनी दिक्कत नहीं आती। और अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो अगेन फिर तो आप सीधा कहीं से भी एम्प्लॉयर वीज़ा डाल सकते हो। एक मेड की भी तो वो हो गई, पकड़ी गई थी, वो घर में रखते थे, $4 घंटे के देते थे उसको। एक बार नहीं, बड़ी बार हुआ ऐसा। वही लोग इंडिया से ना मेड बुला लेते हैं, ठीक है, हाउस सर्वेंट्स हो गए, मेड्स हो गई, वो आती थी तो वो $4 देते थे पर घंटे का, और वो घर में ही रखते थे भाई, बिल्कुल ही घर के अंदर ही, वो तो मतलब बाहर नहीं निकालते थे मेड का। अगर आप एयरपोर्ट पे जो सीरियल बनते हैं जब लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वही मैं जैसे बता रहा था टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, जैसे कई लोग आ रहे होते हैं तो इनको लगता है कि ये शायद टूरिज्म के पर्पज से नहीं जा रहे, तो ऐसे कितनी बार ऐसा हुआ, उनसे पूरे इंटरव्यू करते हैं, किससे मिलने जा रहे हो, क्यों मिलना है, उसके कितने बच्चे हैं, वो कैसे हैं, तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि दे मे नॉट बी कमिंग हियर फॉर टूरिज्म पर्पस, तो एयरपोर्ट पे वीज़ा रिफ्यूज करके वापस भेज देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है कि बहुत वो है मेन क्वेश्चन, कि अपना जो प्रोसेस है, मान लो TR है, PR है, सिटीजनशिप है, कुछ भी फाइल कर रहे हो, वो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम खुद ही अप्लाई कर लेते हैं, हम किसी एजेंट से क्यों कराएं। तो ये क्या है, मतलब इसके अंदर सही है खुद से करना या नहीं? यार देखो, हमने खुद अपनी PR भी खुद डाली थी, और शायद मैंने पॉडकास्ट में बताया भी था कि हमें क्या दिक्कत आई थी बाद में। पर अगेन बस ये होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा कर रहा है, ही नोज द फाइन लाइन, कहीं पर क्या दिक्कत आ जाए, क्योंकि जब हम लोग एज अ लेमैन पढ़ते हैं तो हमारे को काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। कई क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने पुलिस चेक नहीं सही टाइम पे कराया, जिनका IELTS की डेट उनको पता नहीं थी कि एक्सपायरी क्या कंसिडर होती है, गलत डाल दिया, कंप्लीशन लेटर जब आई तो वो बाद में आगे उन्होंने वीज़ा पहले डाल दिया जल्दबाजी में। तो काफ़ी बारी बंदा अगर खुद से करता है तो ऐसी गलती होती है जो बिल्कुल माइनर मिस्टेक होती है, और कई बार उसके रिव्यू के ऊपर भी रिफ्यूजल ही आना होता है क्योंकि वो रूल पे नहीं गया। कई केसेस में क्या होता है कि आपने कुछ गलती करी, ऐसी होती है अगर आपने वो डेट मिस कर दी तो फिर वो रिव्यू में भी रिफ्यूज होगी, तो फिर आप वो वीज़ा आपको वापस कभी मिलेगा ही नहीं। फिर आपको इन द मीन टाइम या तो कंट्री छोड़नी पड़ेगी, या फिर है ना रिव्यू डाल के कंट्री इन आउट करने के बाहर जाकर आपको कोई और वीज़ा डालना पड़ेगा। तो कई बारी मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अगर वो सारे को कंसिडर किया जाए तो काफ़ी बारी एक प्रोफेशनल बंदा आपकी हेल्प कर सकता है, जो अननोइंगली आपको कई बारी पता भी नहीं होता है कि आपकी हेल्प हो गई है, नहीं तो आप खुद करते शायद गलत कर जाते हैं, क्योंकि बड़े रिफ्यूजल हमारे पास ऐसे आते हैं जो गलतियों से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कोर्स चेंज हो रहे हैं आज की डेट में? कोर्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, पर वही है कि 6 महीने के बाद हो रहे हैं। पहले 6 महीने से पहले हो रहे थे, अब दे वांट यू टू स्टडी फॉर 6 मंथ्स, और तब हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। प्लस कंकरेंट भी हो जाता है ना, जैसे 2 पढ़ाई करनी है, तो काफ़ी बच्चे आजकल हमारे पास ज़्यादा ही आ रहे हैं कि हमारा वो पढ़ाई जो चल रही है उसको चलने दो, एक चीज़ एक्स्ट्रा करवा दो, क्योंकि पहले के लोगों ने बड़े कोर्स चेंज किए हैं, फिर काफ़ी के पंगे भी बढ़े, तो इसलिए लोग आजकल कोर्स चेंज से ज़्यादा कोर्स एडिशन पे फोकस कर रहे हैं कि एक कोर्स ऐड करवा दो पर कोर्स में चेंज कराओ, विच इज़ फेयर। मुझे लगता है कि सही बात है, उसको वीज़ा लेके आए कल को क्यों नहीं दिक्कत कर रहे हैं ना। हाँ, तो भाई काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस कवर करे, हमने कोई कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कवर किया, क्यों? क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी बहुत टाइम पहले हमने वीडियो डाली थी MBA इन ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही हम लोग सारी जो जेनरिक फील्ड्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग इन ऑस्ट्रेलिया, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, सबकी हम अलग अलग प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिर्फ एक इंजीनियरिंग नहीं है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, कितनी सारी उसके अंदर है ना, मेडिकल में भी कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो प्रॉपर हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो कोई कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था तो उसके लिए रियली सॉरी। थैंक यू अगन भाई फॉर गिविंग अस द लवली इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना, नीचे मैंने फॉर्म दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी है आप लोग रीच आउट कर सकते हो, होलिस्टिक सॉल्यूशंस को, है ना, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फॉर मेलबर्न, पीस।